दर्द लेखक दीपक कौशिक। अनिकेत की ड्यूटी देर रात समाप्त होती थी। अनिकेत एक होटल में काम करता था। होटल से बाहर आते आते उसे 11 अवश्य बज जाया करते थे। हालांकि उसकी ड्यूटी समाप्त होने का समय 10 बजे का था, परंतु रिलीवर के आते आते और उसे अपना कार्यभार सौंपते अधूरे कार्यों के बारे में बताते बताते 11 अवश्य बज जाया करते थे। होटल से बाहर आते ही वो अपनी बाइक उठाता और जितना शीघ्र हो सके घर की तरफ चल देता। इस समय रास्ते लगभग सुनसान हुआ करते थे, इसलिए फुल स्पीड में बाइक चलाने में भी कोई खतरा नहीं हुआ करता था। होटल से घर के बीच एक स्थान अत्यधिक सुनसान रहता था। वैसे मुख्य मार्ग से जाया जाए तो पूरे मार्ग पर रात भर सवारियां चलती रहती थी, परंतु शीघ्र घर पहुंचने की उतावली के कारण अनिकेत यह सुनसान मार्ग चुन लेता था। वर्षों से यही क्रम चल रहा था, मगर आज का दिन कुछ अलग ही था। एक तो आज अमावस्या की रात थी, ऊपर से आसमान बादलों से भरा पड़ा था। एक आध बार बारिश भी हो चुकी थी। घटाटोप अंधियारे के सन्नाटे को मेढकों की आवाज ही भंग कर रही थी। वातावरण में एक अजीब सा रहस्य घुला था, जिसे अनिकेत न समझकर भी समझ रहा था। इस राह के मध्य पर आकर अनिकेत की बाइक अचानक से बंद पड़ गई। बाइक का मीटर पर्याप्त पेट्रोल की सूचना दे रहा था। अनिकेत ने स्पार्क प्लग देखा, वह भी ठीक ठाक स्पार्क दे रहा था। अनिकेत बाइक की जितनी इंजीनियरिंग जानता था वहाँ तक सब ठीक ठाक था। अब अनिकेत के लिए एक ही रास्ता रह गया था कि वह बाइक को अड़केल कर घर तक ले जाए। अनिकेत ने यही रास्ता चुना। अभी वह 2-3 कदम ही चला होगा कि पीछे से किसी स्त्री की आवाज आई, अनिकेत ने पीछे मुड़कर देखा, कहीं कोई नहीं था। अनिकेत इसे अपना भ्रम समझ फिर आगे बढ़ा। पुनः 2-3 कदम ही चला कि पुनः आवाज आई, अनिकेत। अब भ्रम की कोई संभावना नहीं रह गई थी। उसने मुड़कर देखा, अब भी वहाँ कोई नहीं था। उसने साहस कर आवाज लगाई, कौन है? प्रत्युत्तर में पुनः सन्नाटा ही रहा। इस समय तक वातावरण में काफी ठंड आ चुकी थी। अनिकेत ने चारों तरफ ध्यान से देखा, परंतु अब भी आवाज देने वाली नहीं दिखी। अनिकेत पुनः आगे बढ़ा, फिर वैसे ही आवाज आई। अनिकेत बहुत ही साहसी व्यक्ति था। साहसी न होता तो अब तक उसे मूर्छा आ गई होती। कौन है? सामने क्यों नहीं आती? मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी, बस तुम केवल मेरी आवाज ही सुन सकोगे। परंतु तुम हो कौन? मेरे बारे में सुनकर भयभीत मत होना। मैं तुम्हारा कोई अहित नहीं करूंगी, अपितु मेरा काम कर दोगे तो तुम्हारा कुछ उपकार ही करूंगी। अच्छी बात है, तुम अपने बारे में बताओ। हालांकि साहसी होने पर भी अनिकेत को भय लगने लगा था। मैं एक प्रेत हूँ। पिछले 2 सालों से इस मार्ग पर भटक रही हूँ। जब मैं अपन बारे में कुछ कह सकने में समर्थ होती हूँ तब इस रास्ते से कोई भी आता जाता नहीं। सिर्फ तुम्ही को आते जाते देखा है, इसलिए तुम्हें आवाज देकर रोका है। तुम्हारी बाइक भी मैंने ही बंद की है। प्रेतनी चुप हो गया। आवाज देने वाली एक प्रेत है, यह जानकर अनिकेत को ठंड होने के बावजूद भी पसीना आ गया था, परंतु उसकी पूरी बात सुनकर उसका भय काफी कुछ समाप्त हो गया था। उसने पूछा, मुझसे क्या चाहती हो? मेरी हत्या की गई है, मेरे हत्यारों को सजा दिलाओ, यही मैं चाहती हूँ। लेकिन इस काम को मैं कैसे कर सकूंगा? ये काम तो पुलिस का है। रास्ता मैं बताऊंगी, तुम बस मेरे कहे अनुसार करते रहना। ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है। मेरे एक चचेरे भाई हैं, उनका नाम विशाल सिंह है। आजकल थाने पर पोस्ट है। तुम कल उनसे मिलकर मेरे बारे में बताना। वे तुम्हारे कहे अनुसार काम करेंगे। लेकिन तुमने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है। मेरा नाम नलिनी है। अब से 3 वर्ष पूर्व मेरा विवाह अखिलेश नाम के एक व्यक्ति से हुआ था। यह विवाह दोनों परिवारों की सहमति से हुआ था। विवाह होकर जब मैं ससुराल पहुंची तब पता चला कि मेरे पति वेश्याओं के पास जाया करते थे। उनके इस कृत्य ने उन्हें एक भयानक रोग दे दिया था, परंतु विवाह तक उनके घर वालों को इस बारे में पता नहीं था। मुझे भी तब पता चला जब मैं भी उसी रोग से ग्रस्त हो गई। मुझे ये रोग अपने पति से मिला था, परंतु ससुराल वालों ने इसका सारा दोष मुझ पर डाला और मुझ पर दिन रात अत्याचार करने लगे।
मैं एक जानलेवा बीमारी से ग्रस्त हूँ, यह जानने के बाद भी मेरा इलाज नहीं करवाया। मैं असमय ही मर जाऊंगी, यह जानते हुए भी उन लोगों ने एक दिन मुझे बहुत मारा। इस पर भी संतोष नहीं हुआ तो मेरे बार बार मांगने पर भी मुझे पानी तक पीने को नहीं दिया। दवा और इलाज तो दूर की बात थी, अंततः प्यास, पीड़ा और रोग के चलते मेरी मृत्यु हो गई। ये तो तुम्हारी ससुराल के लोगों की बात थी। तुम्हारे मैके वालों ने तुम्हें बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? मेरे ससुराल वालों ने पैसा खर्च करके मेरी बीमारी के बारे में झूठे डॉक्यूमेंट बनवा रखे थे। उसी को दिखाकर उन लोगों ने मेरे मैके वालों को बरगला रखा था। वे लोग मुझे मैके वालों से मिलने भी नहीं देते थे। मेरे पति भी उन लोगों से नहीं मिलते थे। मैके वालों के पूछने पर भी ससुराल वाले सदैव हम लोग को बाहर गया बताकर टाल दिया करते थे। मैके वालों को आज तक पता ही नहीं है कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। आश्चर्य है, तुम्हारे मैके वाले कैसे हैं जो तुम्हारी कोई खोजखबर भी नहीं लेते। मैंने बताया ना कि मेरे ससुराल वालों ने मैके वालों को बरगला रखा है। मेरे मैके वाले मुझे कुलटा और कुलच्छनी समझते हैं। फिर भी तुम्हारी मृत्यु हुए 2 वर्ष हो गए हैं, अभी भी वे लोग तुम्हारी खोजखबर नहीं ले रहे। मेरा दुर्भाग्य, मेरे माता पिता ने मेरा विवाह कर दिया, उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब मैं जीती हूँ या मर गई उनसे कोई मतलब नहीं। कभी फोन आदि भी नहीं करते होते तो उन्हें अपनी बेटी पर कुछ तो विश्वास हुआ होता। ऐसी परिस्थिति में क्या तुम्हारे चचेरे भाई तुम्हारे पक्ष में काम करेंगे? एक वही है जिन पर मैं विश्वास कर सकती हूँ। ठीक है, मैं उनसे मिलूंगा। वे अगर नहीं भी करेंगे तो भी मैं कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकालूंगा। निश्चित रूप से अनिकेत नलिनी के पेट के दर्द से द्रवित हो गया था। मुझे तुमसे यही आशा है। मुझे यह भी विश्वास है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। अब तुम अपनी बाइक स्टार्ट कर लो। बाइक स्टार्ट हो जाएगी। सचमुच एक किक मारते ही बाइक स्टार्ट हो गई। अनिकेत घर आकर सोने की कोशिश करने लगा, परंतु आज नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सचमुच नलिनी बहुत अभागी थी। जिसके माता पिता ही ऐसा व्यवहार करे उसे अभागी न समझा जाए तो क्या समझा जाए। अगले दिन ही अनिकेत थाने पर इंस्पेक्टर विशाल से मिलने पहुंच गया। इंस्पेक्टर विशाल सिंह से मिलना चाहता हूँ। कहिए, मैं ही विशाल सिंह हूँ। आपसे 15 मिनट का समय चाहता हूँ, अकेले में। आप यहाँ भी मुझसे बात कर सकते हैं। इंस्पेक्टर विशाल ने अनिकेत को हल्के लेना चाहा। कुछ घरेलू बात है। यहाँ जितने भी आते हैं कोई ना कोई समस्या लेकर ही आते हैं। ज्यादातर की समस्या घरेलू ही होती है। यह एक सामान्य पुलिसिया बात थी। अनिकेत को इस व्यवहार पर आश्चर्य नहीं हुआ। मुझे नलिनी के बारे में बात करनी है। नलिनी। अब विशाल ने अनिकेत को गंभीरता से लिया। आइए मेरे साथ। तिवारी, 2 चाय और समोसा लाना। मैं सभा कक्ष में हूँ। दोनों सभा कक्ष में आ गए। आप नलिनी को कैसे जानते हैं? आप मुझसे बाद में प्रश्न कीजिएगा। पहले आप मुझे बताएं कि क्या आपको यह पता है कि नलिनी अब इस दुनिया में नहीं है? उद्धरण चिन्ह। क्या नलिनी अब इस दुनिया में नहीं है? ये आप क्या कह रहे हैं? और आप हैं कौन? मैं आपके सभी प्रश्नों का समुचित जवाब दूंगा। पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं नहीं जानता। लंबा अरसा हो गया, उसकी कोई सूचना भी नहीं मिली और आप लोगों ने जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो किस हाल में है। अनिकेत ने अपने स्वर को सामान्य बनाए रखने की कोशिश करते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह। मुझे उसके बारे में आखिरी बात यही पता चली थी कि वो एक गंदी बीमारी से ग्रस्त है। ऐसी कुलटा के बारे में क्या जानना। तो आप भी यही समझते हैं कि वो चरित्रहीन थी और उसने यह बीमारी अपने पति को दी है, जबकि वास्तविकता यह है कि वह बीमारी उसे उसके पति ने दी थी। मैंने तो कुछ और ही सुना था। सुनने और होने में बड़ा फर्क होता है श्रीमान जी, और ये बात आप पुलिस अधिकारी होने के कारण मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। इस समय तिवारी चाय और समोसे लाकर रख गया। बातों का सिलसिला कुछ पलों के लिए थम गया। तिवारी के जाने के बाद बातों का सिलसिला पुनः आगे बढ़ा। तो आपके अनुसार वो चरित्रहीन नहीं थी? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो ऐसी अभागी थी कि खुद उसके घर वालों ने
यहाँ तक कि उसके माता पिता ने भी उसका विश्वास नहीं किया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन आप उसके बारे में इतना कैसे जानते हैं? आप हैं कौन? मेरा नाम अनिकेत है। मैं उसके बारे में इतना कैसे जानता हूँ और इतने विश्वास के साथ उसके पक्ष में कैसे बात कर रहा हूँ, यह जानकर पहले तो आपको विश्वास नहीं होगा, मगर आपको विश्वास करना ही होगा। सबसे पहले तो आप यह जान लें कि मेरी नलिनी से कल रात ही भेंट हुई है। उद्धरण चिन्ह। एक तरफ आपने कहा कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, दूसरी तरफ आप यह कह रहे हैं कि आपकी उससे कल रात ही भेंट हुई है। ये दो तरफा बातों से आपका आशय क्या है? मैंने पहल ही कहा कि आप पहले पहल विश्वास नहीं कर पाएंगे, परंतु बाद में आपको विश्वास करना ही होगा। कुछ क्षण रुककर अनिकेत ने पुनः कहना शुरू किया, नलिनी 2 वर्ष पूर्व ही मर चुकी है। उसकी हत्या की गई है। या के बाद वो प्रेत बन गई है। प्रेत रूप में ही वो मुझसे मिली और मुझसे सहायता की मांग की। उसकी याचना पर ही मैं आपसे मिलने आया हूँ। आपका पता भी उसी ने मुझे दिया है। उसे आप पर काफी विश्वास है। कहकर अनिकेत विशाल को सारी बात बताता चला गया। सारी बात सुनकर विशाल ने कहा, विश्वास करना तो कठिन है, फिर भी मैं इस बारे में जांच पड़ताल करूंगा। वैसे यदि उन लोगों ने उसकी हत्या कर दी है तो उसके शव का क्या किया, यह बात तो मुझे भी नहीं पता। मैं जिस मार्ग से जाया करता हूँ उसी से आज भी जाऊंगा। शायद उससे फिर भेंट हो जाए, तब उससे पूछ लूंगा। ऐसा तो नहीं कि किसी ने आपके साथ मजाक किया हो? अनिकेत सोच में पड़ गया। इस संभावना पर तो उसने विचार ही नहीं किया। कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा, यह बात नहीं जमती। मजाक करने के लिए कोई आधी रात का समय और ऐसा सुनसान स्थान क्यों चुनेगा? फिर उसे मेरा और आपका नाम कैसे पता चला? फिर जो बातें उसने बताई वे सभी सत्य है। इन सारी बातों पर ध्यान दिया जाए तो यही लगता है कि ये मजाक नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, ये मजाक नहीं है। अनिकेत वापस लौट आया। अब उसके मन में एक नया कौतूहल उत्पन्न हो गया था। आज ड्यूटी से लौटते समय अनिकेत उसी स्थान पर रुक गया जहां कल रात उसकी बाइक बिगड़ गई थी। अनिकेत कुछ पलों तक प्रतीक्षा करता रहा कि शायद नलिनी का प्रेत स्वयं उससे बात करे, परंतु जब किसी ने भी बात करने की चेष्टा नहीं की तो उसने स्वयं आवाज देनी शुरू की। नलिनी। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। नलिनी। उसने पुनः आवाज दी। इस बार भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। नलिनी। इस बार प्रतिक्रिया हुई। हाँ, मैं आ गई। मैं विशाल से मिला था। पहले उसने विश्वास नहीं किया, फिर विश्वास किया। यदि मैं उसे लेकर यहाँ आऊँ तो क्या उससे बात करोगी? हाँ, करूँगी। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारे शव का क्या किया। मेरा शव यही इसी स्थान पर दफन है। इसी वजह से मैं इसी मार्ग पर भटक रही हूँ। नलिनी, तुम्हारी पीड़ा सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। तुम्हारी पीड़ा दूर करने के लिए मैं कोई कोर कसर न उठा रखूंगा। मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। कोशिश करूंगा कि कल विशाल को अपने साथ ले आऊं। अनिकेत घर चला गया। अगले दिन पुनः वो विशाल से मिला और रात की घटना बताई। विशाल अनिकेत के साथ चलने को तैयार हो गया। रात होने पर विशाल और अनिकेत दोनों उसी स्थान पर पहुँचे। अनिकेत ने नलिनी को आवाज दी। नलिनी आई। नलिनी से बात करके विशाल की आंख भर आई। वो बोला, नलिनी, तुमने जीवन में इतना कष्ट सहा और हम लोग मूर्खों जैसे धूर्त दुष्ट लोगों की बात पर विश्वास करते रहे। धिक्कार है हमारे जीवन पर। भाई, दुखी मत हो। जो होना था हो गया। अब मेरे हत्यारों को दंड दिलाओ और मेरी मुक्ति का प्रयास करो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ठीक है बहन, मैं ऐसा ही करूँगा। तुम्हारा शव किस स्थान पर दफन है? मेरी आवाज के पीछे पीछे आओ। जिस स्थान पर 4 लकड़ियां जमीन में गड़ी दिखे, बस वहीं खोदने पर मेरा शव मिल जाएगा। कहकर नलिनी ध्वनि करती हुई चलने लगी। दोनों उस ध्वनि के पीछे पीछे चलने लगे। सचमुच एक स्थान पर 4 लकड़ियां आयतकार लगी हुई थी, जैसे किसी ने उस स्थान को किसी विशेष उद्देश्य से घेर रखा हो। नलिनी, यहाँ तक का काम एक भाई का था, जो मैंने कर दिया। इससे आगे कानून का काम है। उसमें समय लगेगा,
धैर्य रखना। वैसे मैं प्रयास करूंगा कि ये काम शीघ्रातिशीघ्र हो जाए। यहाँ से विशाल अपने घर लौट गया और अनिकेत अपने घर चला गया। अनिकेत का यह रोज का ही मार्ग था। अक्सर अनिकेत और नलिनी की मुलाकात हो जाती। दोनों एक दूसरे से बातें किया करते। दोनों के मध्य एक अजीब सा स्नेह बंधन बन गया था। इस बंधन का कोई नाम नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था, बस एक अनजाना लगाव था। लेकिन ये लगाव दिन प्रतिदिन प्रगाढ़ होता जा रहा था। कितनी अजीब बात थी। एक शरीरधारी था, दूसरा अशरीरी अदृश्य। दोनों एक दूसरे का अनुभव तो कर सकते थे, पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर सकते थे। अनिकेत विशाल के प्रयासों की सूचना भी नलिनी को दिया करता था। विशाल के प्रयासों ने आकार लेना प्रारंभ कर दिया था। सर्वप्रथम घटना की प्राथमिकी दर्ज हुई, फिर केस उसके हाथ में आया, फिर उस विशेष स्थान की खुदाई की अनुमति ली गई, तब जाकर खुदाई की नौबत आई। जिस समय खुदाई की जा रही थी, अनिकेत भी वहां उपस्थित था। 4-5 फुट की खुदाई के पश्चात एक कंकाल बरामद हुआ। कंकाल का पंचनामा करके फोरेंसिक भेज दिया गया। डीएनए रिपोर्ट से प्रमाणित हो गया कि कंकाल नलिनी का ही है। अब बारी थी साक्ष्य जुटाने की। इसमें भी नलिनी के प्रेत ने बहुत सहायता की। अंततः नलिनी के ससुराल वालों के विरुद्ध वार अंत कट गया। इस समय तक अखिलेश भी दिवंगत हो चुका था। बाकी अखिलेश का पूरा परिवार, जिसमें उसके माता पिता, 2 भाई व 1 बहन शामिल थी, जेल चले गए। साक्ष्य इतने पुख्ता थे कि बचाव पक्ष के वकील की कोई दलील काम नहीं आई। सबको आजीवन कैद की सजा हुई। अब बारी थी नलिनी के प्रेत की मुक्ति की। इसका जिम्मा विशाल ने उठाया। मुक्ति से पूर्व नलिनी ने अनिकेत से कहा, तुमने मेरा काम बिना किसी स्वार्थ के किया है। अब मेरी बारी है, मैं आज तुम्हें दिखाई पड़ूंगी। इतना कहने के साथ ही अनिकेत के सामने एक धुंधला सा प्रकाश प्रकट हुआ। यह प्रकाश धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा। फिर उस प्रकाश ने आकार ग्रहण करना शुरू किया। अंततः उस प्रकाश ने एक नारी का रूप ग्रहण कर लिया। अनिकेत ने ऐसी सुंदर नारी अपने जीवन में नहीं देखी थी। वह उसे अपलक देखता रह गया। क्या देख रहे हो अनिकेत? ये मेरा वास्तविक रूप नहीं है। स्थूल शरीर की तुलना में सूक्ष्म शरीर अत्यधिक सुंदर होता है। मैंने तुम्हें अपना ये रूप इसलिए दिखाया कि मैं भविष्य में यदि कभी तुम्हारे सामने आ जाऊं तो तुम मुझे पहचान सको। अनिकेत, तुम जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, बहुत उन्नति करोगे। कहने के साथ ही वह प्रकाश वातावरण में घुल गया, जैसे उसका कभी कोई अस्तित्व रहा ही न हो।